नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से योगा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से बेहतरीन लेवल में चल रही होगी। आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से बेहतरीन लेवल में चल रही होगी। आपको पता है हम लोग अच्छी तरीके से क्या पॉलिटी स्टार्ट किए हुए हैं, रीजनिंग स्टार्ट किए हुए हैं और क्या कहते हैं स्टैटिक जीके। तीनों पोर्शन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आप बताएं आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है? चलनी चाहिए। और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चलनी चाहिए और बेहतरीन लेवल में सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग आज क्या पॉलिटी चलेगी, पॉलिटी में हम लोग क्या करेंगे, आज नागरिकता को समाप्त करते हुए और क्या करेंगे, नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसके बाद मूल अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता हम आज आपको बताए थे, अभी हमको उसमें अनुसूची में पहुंच गए थे। अनुसूची में बता दिए, फर्स्ट अनुसूची हमसे बतलाए थे जिसमें आपको बताए थे राज्य वाले आपको हम रिपीट ही करा देते हैं, मतलब पीपीटी ही रिपीट करवा देते हैं, याद करा देते हैं। जो रिवाइज नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे, जो पहले क्लास में पढ़ चुके हैं उसे आपको रिवाइज करा देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज नागरिकता पढ़ेंगे, नागरिकता पढ़ने के बाद हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत और किसी को पता नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन लेवल में पढ़ाई चलनी चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम में जाया करते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले आपको पुरानी चीज़ें हम रिविजन करवा देते हैं। रिविजन वो जो चीज़ें थी उसको हम रिविजन करा के तब आगे क्लास में चलें। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से मज़ा भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भैया, तो पहले हम क्या पढ़े थे, पुराना आपको रिवाइज करवा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कुल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 थी। जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कुल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 थी। 12 है, 12 कौन कौन से उसे देख लेंगे। 12 है, प्रथम अनुसूची है, प्रथम है भारतीय संघ और राज्य एवं संघीय क्षेत्र का वर्णन करता है। कौन? प्रथम अनुसूची जो है राज्य और क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। इसके डिस्कस हम ओल्ड वीडियो में कर चुके हैं। और द्वितीय जो है, दूसरी वाला है जो दूसरा अनुसूची है, विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने वेतन, कैसे उसके वेतन के बारे में कौन बताता है, दूसरा अनुसूची हमें बताता है। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं, रिवाइज करा रहे हैं। उसको क्या आपको बतलाया था, तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण करने वाला वर्णन करता है। मतलब जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, मतलब जितने सारे लोग हैं उनको विभिन्न पदाधिकारी को उनके क्या कहते हैं शपथ के बारे में बताता है। कौन भैया? हमें तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटें के बारे में बताता है, राज्य में कितनी सीटें होगी, आपको सारी चीजें हम बतला चुके हैं। उसके बाद पांचवी अनुसूची बताता है अनुसूचित क्षेत्र और उनके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, जो अनुसूचित जाति के लोग को। और छठी में बताया था आप लोगों को हम असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम आपको बतलाए थे। ठीक है, और आगे क्या बतलाए थे, और आगे बताया था आप लोगों को सातवीं अनुसूची में हमारे शक्ति की 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, संबंधित सूची आपको बताए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, 8वीं अनुसूची में 8वीं भाषा बताए थे। मूल संविधान में हमारे 14 भाषा थी और वर्तमान में बढ़ के 22 हो गई है। आपको ये 14 भाषा ये लिखी हुई है, बताए, सब चीज आपको बतला चुके हैं। 15वीं जो भाषा है सिंधी, जो 15वीं बात सिंधी है, कब जोड़ी गई थी तो आपको बताएंगे भैया, 21 संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। और उसके बाद हम बतलाए थे आपको तीन भाषा, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। उसके बाद चार भाषा और जोड़ी गई। कब जोड़ी गई भैया? कहेंगे 2003 में जोड़ी गई। कब? 92 संविधान संशोधन 2003 में। कौन? मथाली, संथाली, बोंडो और डोंगरी, ये सब चीजें आपको डिस्कस हो चुके हैं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको हो गई थी। उसके बाद बताया था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। आपको सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे। अब 11वीं जोड़ी गई थी, जो 11वीं संबंधित थी, 11 जो संबंधित था वो ग्राम पंचायत से। 12वीं जो जोड़ी गई थी वो नगर पंचायत से। 44वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, ये सब बातें डिस्कस हुई थे। उसको आपको बताया था भाग जो हमारे संविधान में भाग 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12 अनुसूची हमको बता चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या कहते हैं भाग और अनुसूची। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 कहता है भारत संघ और राज्य क्षेत्र उसका राज्य क्षेत्र है। भारत एक राज्यों का संघ का एक क्षेत्र है। और डिस्कस कर देते हैं आगे इसको भी।
भाग हमारा भाग 1 पढ़ रहे हैं। भाग 1 से 4 तक मतलब 1 से 4 तक बताता है भारत एक राज्यों का संघ है। 1 से 4 तक क्या बताता है कि राज्य भारत एक राज्यों का संघ है। आपको बतला चुके हैं। तो देखेंगे पहला बताता है हमें अनुच्छेद पहला बताता है भैया कि इंडिया अर्थ भारत एक राज्यों का एक संघ है। इंडिया एक राज्यों का संघ है। ये कभी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते कोई। ठीक है भैया, बातें आपको अच्छी तरीके से सारे डिस्प्ले करके बताए हुए हैं। अब देखें दूसरा अनुसूची क्या कहता है, संसद ऐसे निबंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ के एवं राज्य क्षेत्र को प्रवेश या स्थापना कर सकती है। मतलब जैसे कि आपको क्या बतलाए थे, जैसे किसी और देश के राज्य को हम लोग अपने में मिला लिए, मतलब अपने बॉर्डर में मिला लिए, छीन लिए, ले लिए, जैसे भी ले लिए, तो क्या करेंगे भैया उसको कौन कौन सा भैया, तो संसद भैया दूसरी अनुसूची की तरह उसके निबंधों को शर्तों को देखते हुए सब चीज देखते हुए अपने में कर लेगी। किसमें? दूसरी अनुसूची से। और तीसरी अनुसूची का कहता है अगर कोई राज्य है, कोई राज्य में संसद क्या कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, नाम में परिवर्तित कर सकती है, एक राज्य में काट के डबल कर सकती है। कौन किस अनुसूची में? कहते भैया तीसरी अनुसूची में। चौथे में क्या भैया, चौथा अनुसूची क्या कहता है कि 2 से 3 ये और ये दोनों जो काम करेगा, इसके भी अंदर जो काम होगी संसद ने, संसद 368 के अंदर नहीं करेगी, संविधान संशोधन नहीं करेगी, बस बहुमत के साधारण बहुमत से इसे ही काम कर लेगी। ठीक है, ये सब बारे आपको डिस्कस किए थे। अब देखिए इतनी चीजें आपको रिवाइज करवा दी। अब चलेंगे हम अपने न्यू टॉपिक को। ठीक है, अब सारी चीजें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो में आप इस सब टॉपिक को देख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने न्यू टॉपिक को। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता समझ से समाप्त हो जाएगी, हम लोग क्या करें, मूल अधिकार भी आज समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, मूल अधिकार भी समाप्त कर देंगे। ठीक है भैया, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या पढ़ेंगे सर जी? सिटीजनशिप, बहुत बेहतरीन लेवल से। ठीक है, सिटीजनशिप पढ़ेंगे, सिटीजनशिप पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन लेवल से। ठीक है भैया, हमारी क्लासेस आपको प्रॉपर पे मिल रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और देख लेते हैं, चलिए अब हम लोग क्लास कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी चीजें आपको नियर अबाउट देख तक के थोड़ा सा एहर ओहर करके आपको रिविजन करवा दिए हैं, सारी चीजें आपको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। भाग 1 आपको बतला चुके हैं, भाग 2 हम देखेंगे, भाग 2 देखेंगे, भाग 2 देखेंगे। भाग 2 किससे संबंधित है? कहेंगे सर जी भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। किससे संबंधित है सर जी? कहेंगे नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से। ठीक है, अब देखिए क्लास को देखिए, अब अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से। ये जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 8, आर्टिकल 5 और 8, ये बताता है क्या हमको? कहता है नागरिकता देने से संबंधित है। कौन भैया? 5 से 8 तक नागरिकता देने से संबंधित है। 5 से 8 तक नागरिकता देने से संबंधित है। कौन भैया? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता देने से संबंधित से कौन भैया? 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है। पहले हमसे पूछ लेता है कि जो 5 से 8 तक है भाग जो है अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? आप लोग कहेंगे नागरिकता से। भाग 2 में क्या है? तो कहेंगे सर जी नागरिकता संबंधित है भाग 2। अब भाग 2 कहेंगे भैया 5 से 8 तक किससे संबंधित? कहेंगे नागरिकता देने से संबंधित है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद क्या कहता है? अनुच्छेद 9 से 11। क्या? अनुच्छेद 9 से 11 ये जो हमारा है किससे संबंधित है? तो कहेंगे नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार। 9 से 11 नागरिकता के संबंध में संसद का अधिकार। 5 से 8 नागरिकता के संबंध, हमारे नागरिकता से देने के संबंधित है 5 से 8। और 9 से 11 नागरिकता के संबंध से संसद का अधिकार। नागरिकता के संबंध से संसद का अधिकार किसमें है? 9 से 11 में। ठीक है भैया, आपको बताया 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है। अनुच्छेद 9 से 11 नागरिकता के संबंध में संसद का अधिकार। ठीक है भैया, आपको बातें पूछ लेता है एग्जाम में, यही पूछता है पहले चीज। तो कहता है भैया 2 भाग जो है हमारा जो भाग 2 है उसमें क्या है? तो कहेंगे भैया नागरिकता। अब कहेंगे 5 से 8 तक नागरिकता देने से संबंधित है, और 9 से 11 तक जो नागरिकता रहेगी उससे संसद जो उसमें काम करेंगे वो संसद देखेगी, वो कहेगी भैया 9 से 11। ठीक है सर जी, उसके बाद आगे देखेंगे। अब कहेंगे भैया अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। जो हमारा आर्टिकल 5 है उसमें कहा भैया संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्यों में निवास के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास का अधिकार पर नागरिकता। कौन कहता है भैया? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय
समय भारत के राज्यों में निवास के आधार पर नागरिकता। किसके आधार पर? निवास के अधिकार पे नागरिकता। कौन कहता है? संविधान अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के लागू होने समय भारत में निवास के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है भैया, संविधान के लागू होने के समय आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पे नागरिकता। ठीक है भैया, नागरिकता निवासी आधार पे कब? संविधान लागू होने के समय। आपको जब सब भारत में रह रहे हैं, आर्टिकल 5 कहता है आप भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपको नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः आपको नागरिकता मिल जाएगी। कौन कह रहा है भैया? आर्टिकल 5 कह रहा है, आर्टिकल 5 कह रहा है भारत में रह रहे आपको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। आपको बताएं भाग 2 नागरिकता संबंधित है, भाग 2 नागरिकता संबंधित है, और भाग 5 से भाग 8 तक के नागरिकता देने संबंधित है, भाग 9 से भाग 11 तक के जो नागरिकता उसके संबंधित जो संसद का अधिकार है। और उसके भाग 5 देखेंगे तो भाग 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय भारत में रहने वाले को नागरिकता के संबंधित है, नागरिकता देने का अधिकार है। ठीक है भैया, भाग 5, मगर उसमें 3 शर्तें हैं। भाग 5 में कह रहा है भैया कि जब संविधान लागू हो रहा है आप भारत में रह रहे हो आपको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी, मगर उसमें भी 3 कंडीशन है। अभी कहेंगे सर, आप कहे थे अभी सर जी कि नागरिकता स्वयं मिल जाएगी संविधान समय, अब कह रहे 3 कंडीशन है। हाँ, 3 कंडीशन है। जब 3 कंडीशन नहीं रहेगी तो भाई उस समय संविधान लागू हो रहा है, अरे पता नहीं विदेश से कोई लोग घूमने आए हैं भारत में तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं। इसीलिए 3 कंडीशन बनाई गई है, इसीलिए 3 कंडीशन बनाई गई है। कौन कंडीशन है? आपको कंडीशन बता देते हैं। वह 3 शर्त है, किसी एक शर्त को पूरा करता हो, उस 3 शर्तों में से एक शर्त को पूरा करता होगा। अगर भारत की नागरिकता उस समय जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, आर्टिकल 5 कहता है कि भारत संविधान लागू हो रहा है तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, भारतीयों को नागरिकता मिल जाएगी, जो भारत के नागरिक राज्य में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, मगर 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, पहला कहता है उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अगर तुम्हारा संविधान लागू हो रहा है, तुम्हारा जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ है, तुमको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा कह रहा है इसके माता पिता, मतलब उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। मतलब कह रहा है दूसरा क्या होना चाहिए? अगर उनके माता पिता का जन्म किसी एक का भारत में हुआ है, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहला बताया भैया कि भैया उसका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उनके माता पिता का जन्म किसी का एक का भारत में जन्म हुआ हो, या कहता है तीसरा कहता है न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में निवास का क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अभी तक हम क्या आपको बताएं, जो हमारा भाग 2 है, भाग 2 किससे संबंधित है? कहेंगे गुरुजी भाग 2 नागरिकता संबंधित है। अब कहेंगे सर जी 5 से जो 8 है, वो 5 से 8 जो है वो क्या कहता है कि भैया भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले को नागरिकता संबंधित है, भाग से 5 से 8 तक के। और 9 से 11 जो नागरिकता है उनके संबंधी में संसद का अधिकार है, 9 से 11 उसका हो जाता है। और आर्टिकल 5 कहता है जो भारत में रह रहे हैं उनको संविधान लागू समय रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, मगर 3 शर्तें हैं। किन क्यों शर्तें हैं भैया? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ, या फिर वह न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में रह रहा है तो भैया वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम एक बार नहीं 50 बार बता दिए कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है सारी चीज समझ में आई होगी। अब आगे चले, आपको रिवाइज कराते हैं, आपको याद हो जाए, कोई बात नहीं। अब जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब पॉलिटी क्या करने, जैसे हम पॉलिटी के जैसे नागरिकता पढ़े, नागरिकता से समाप्त हो जाता है तो उसको प्रीवियस क्वेश्चन कर लेंगे। अरे हर चीज आपको तो मिल जाएगी प्रॉपर में, तो दिक्कत कहाँ पे होगी? दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए चलते हैं, अब देखेंगे आर्टिकल 5 तक हो गया हमारा। छठा अनुच्छेद मतलब 6 जो है 6 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? 6 नंबर का आर्टिकल हमको क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा जो 6 है क्या कहता है? अनुच्छेद हमारा 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता। भैया कहेगा जो आर्टिकल 6 है वो किससे संबंधित है? तो कहेंगे सर जी जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनसे संबंधित है, उनसे नागरिकता देने से संबंधित है। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को आने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी? आर्टिकल 6 कहता है। ठीक है, उसमें कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए वह जो आदमी था
19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था तो उसे भारत का नागरिक मान लिया गया था। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, उसको भारत का नागरिक मान लिया गया था। उसको भारत के नागरिक मान लिया गया स्वतः भैया कि भैया तुम पहले संविधान लागू होने पहले आए हो, तुम भारत के नागरिक हो। कब भैया? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। हमारा पता है आपको, भारत 2 देशों में डिवाइड हो गया था, एक पाकिस्तान बन गया था, एक भारत बन गया था। अब जब संविधान दोनों को बट रहे थे तो कुछ व्यक्ति जिसे वहां से यहाँ आ गए थे तो वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो भारत का नागरिक मान लगे। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लेट कर दिए, बाद आए 1948 के बाद आए, तब भैया क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, जाए भैया रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, पंजीकरण करवाएं, आवेदन करें और फिर न्यूनतम 6 मंथ तक भारत में रहेंगे तो भैया उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। आर्टिकल 6 कहता है आर्टिकल 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है भैया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी। पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी? भैया क्या करे भैया, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाते हैं तो उनको नागरिकता दे दी गई थी। अगर वो थोड़ा लेट कर दिए, 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो भैया क्या कर चक्कर काटे, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, पंजीकरण के लिए आवेदन करे, 6 मंथ तक भारत में रहे, तब उनको नागरिकता मिलेगी, तब उनको नागरिकता मिलेगी, तब उनको नागरिकता मिलेगी। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कहे भैया? आर्टिकल से संबंधित है पाकिस्तान से भारत आने वाले को, पाकिस्तान से भारत आने वाले को। ठीक है भैया। अब चलेंगे भैया अनुच्छेद 7 पे। अब चलेंगे सर जी अनुच्छेद 7 पे। अब चलेंगे सर जी अनुच्छेद 7 पे। अनुच्छेद जो हमारा 7 है क्या कह रहा है? अनुच्छेद जो हमारा 7 है कह रहा भैया भारत से पाकिस्तान को जाने वाले और पुनः फिर पाकिस्तान से घूम टहल के भारत आने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी? भैया अनुच्छेद 7 क्या है? जो भैया हमारा भारत डिवाइड हो रहा था उनको पता था, तो क्या किए भैया कि चले पहले पाकिस्तान गए घूमने, जब वहां रोटी वोटी के मोहताज हो गए तो कहे भैया चली भारत। क्या कहा भैया? जब हमारा नागरिकता जब चालू हो रहा था, जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, पाकिस्तान भारत 2 डिवाइड बट गया था, तो कुछ लोग सोचे भैया जाए हम पाकिस्तान देखें, वहां अच्छा शायद सुविधा मिले, चले गए वहां। अब भैया जब वहां रोटी टोटी को मोहताज हो गए तो क्या कहे भैया हम जा रहे हैं भारत। अब भैया तो 7 यही बताता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए तब फिर भारत आ गए थे उनके बारे में। और 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले हैं। और 7 कहता है जो गए और फिर वापस आए उनके बारे में 7 बताता है। तब उनको नागरिकता कैसे मिलेगी बता देते हैं। अगर मान लीजिए 1 मार्च 1947 से भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः लौटकर आए तो उनके नागरिकता दे दी जाएगी। कब भैया? 1 मार्च 1947 से भैया चले गए और फिर आ गए, और 1 मार्च 1947 को आ गए भारत, 1 मार्च 1947 को भारत आ गए तो भैया उनको नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों भैया? चलो पहले ही आ गए। अगर मान लीजिए 1 मार्च 1947 के बाद आए तो भारत से पाक का गए हैं, तो भारत से पाक पे गए हैं। कब गए हैं? 1 मार्च 1907 से गए हैं। देखेंगे हम आपको अच्छी डिटेल बता देते कैसे मैटर है। हर चीज आपको हम डिटेल दुआ बता देते कि देखिए ये क्या कहना चाहता है। हमारा जो हमारा अनुच्छेद 7 है, आर्टिकल 7 कहता है भैया अगर भारत से पाकिस्तान को जाने वाले अब पुनः भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 7 है। ये कहता है भैया अगर 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, ठीक है, और पुनः लौट कर आए तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। कब भैया? जैसे 1 मार्च हमारा संविधान लागू होने से लागू ही हो रहा था तो ये लोग क्या किए भैया बंटवारे में चले गए, उस तरफ गए तो अपना चटना फटना खाए, सोचे वहां एंजॉय मिलेगा, एंजॉय नहीं मिला, दिक्कत होगी, रोटी को मोहताज हो गए, चले आए भारत। तो कहता है भैया अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान चले गए, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। अब जब वो लोग आएंगे तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 7 यही कहता है। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं। तो क्या करें जब भैया अब वो तो चले गए,
अब वहाँ चूरन चट्टी को खा लिए, अब यहाँ आए तो क्या करना पड़ेगा, अब उनको चक्का लगाना पड़ेगा। कहाँ जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और पंजीकरण करवाए, वही जो 6 में था, और न्यूनतम 6 मंथ तक भारत में रहे, तब उनको नागरिकता मिलेगी। अब एक बार हम दोबारा सब सारी चीजें आपको रिपीट करवा देते हैं। जैसे कि आज का नागरिकता वाला जो सिटीजनशिप वाला है मामला आपका क्लियर रहे और कोई दिक्कत आपको ना हो, कि जैसे कि अब इसके पढ़ने के बाद अब कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं हो। सीजीएल एमटीएस सीपीओ और ग्रुप डी रेलवे मतलब यूपीपी मतलब कोई भी एग्जाम हो, हमारे ये क्या पॉलिटिकल जबरदस्त आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसाएंगे। ठीक है, आपको बताए कि जो भाग हमारा 2 है, आपको बताए जो हमारा भाग 2 है वो किससे संबंधित है, तो कहेंगे गुरु जो नागरिकता संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेके 8 तक, आर्टिकल 5 से लेके 8 तक क्या कहता है भैया, कि भारत की नागरिकता देने से संबंधित है, नागरिकों को नागरिकता देने से संबंधित है कौन भैया, अनुच्छेद 5 से 8। और क्या कहता है 9 से 11 कहता है आर्टिकल 9-11 का कहता है नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार, मतलब नागरिकता के समय में संबंध में संसद का अधिकार 9 से 11 है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 5 क्या कहता है भैया, संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता, अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है भैया, अनुच्छेद 5 कहता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 5 से 8 पहले देख लेते हैं, अनुच्छेद 5 से 8। ठीक है, तो 5 क्या कहता है, ये वाली बात हो गई। अब किस प्रकार मिलेगी नागरिकता हमको, किस प्रकार मिलेगी, आर्टिकल 5 तो कहता है कि भैया संविधान के समय से नागरिकता, संविधान के लागू होने से जो भारत में नागरिकता उनको मिल जाएगी, मगर 3 कंडीशन है। कौन कौन कंडीशन है, एक तुम्हारा जन्म ही स्वयं भारत में हुआ हो, या तुम्हारे माता पिता का स्वयं भारत में जन्म हुआ हो, या फिर वह न्यूनतम तुम 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो, तो भैया संविधान के लागू होने समय तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी। तुमको संविधान के लागू होने समय तुमको नागरिकता मिल जाएगी। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई, सारी चीजें आपको। अब क्या कहा भैया, 6 क्या कहता है कि भैया 6 कहता है, आर्टिकल 6 कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता दी जाएगी। अगर वहाँ 19 जुलाई 1948 से पहले आए तो उनको नागरिकता मिल गई, अगर उससे थोड़ा सा लेट कर दिए तो दौड़े क्या करे, जाए रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, पंजीकरण करवाए और न्यूनतम 6 माह तक भारत में निवास करें। ठीक है भैया, आर्टिकल 7 कहता है कि भैया जब भैया वो 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः लौट कर आए तो उनको नागरिकता देने संबंधित कौन भैया, आर्टिकल 7 है। भैया 1 मार्च 1947 से पहले भारत चले गए, उसके बाद आए तो क्या करे भैया, उसके बाद 1 मार्च 1947 के बाद आए तो क्या करे भैया, जाए चक्कर काटे, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, पंजीकरण करवाए, न्यूनतम 6 माह तक भारत में रहेंगे तभी उनको नागरिकता मिलेगी। क्योंकि तुम लोग गए तो घूमने, वहां चूरन चट्टी खाने गए थे, तो घूम लो, चलो दौड़ो, कोर्ट कचहरी करो, चलिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई थी। अब कहते हैं अनुच्छेद 8, अब कहता है आर्टिकल 8 कहता है भैया, आर्टिकल 8 कहता है एट द टाइम ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स, क्या बताएंगे, आर्टिकल 8 कहता है 8 संविधान के लागू होने के समय, संविधान को लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत से बाहर निवास कर रहा हो परंतु वह भारतीय मूल का हो। क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है संविधान के लागू होने के समय वह भारत के बाहर निवास करता हो मगर वो भारतीय मूल का है। हम अपने भाषा में बताएंगे, जैसे कि संविधान पढ़ रहा था, संविधान लागू था, तुम यहाँ पे नहीं, तो मगर तुम यहाँ के थे, मगर तुम गए थे विदेश घूमने, तुम गए थे विदेश काम पे चले गए थे, तुम किसी काम से विदेश चले गए थे, अब यहाँ संविधान बन गया, तुमको नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन बताता है, आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 8 बताता है कि तुम भारत मूल के हो मगर तुम क्या कर रहे हो भैया, जब संविधान लागू हो रहा था तुम बाहर थे, तो तुम्हें क्या करना होगा, बताता है क्या करना होता है, आप जाइए कहाँ पे, पहले बताता है कि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक भारतीय मूल का हो। ठीक है भैया, आर्टिकल 1935 था तो भारत का निवास कर रहा हो, इतनी बातें होनी चाहिए कि भैया तुम भारत बाहर हो, ठीक है, उसके माता पिता, दादा दादी, नानी नाना से कोई एक गवर्नमेंट एक्ट इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का निवासी हो रहा हो, मतलब कोई तुम्हारा खानदान का कोई भारत में रह रहा हो, तो कुछ ना हो, तुम इंडियन एम्बेसी में जाओ, भारतीय दूतावास में जाओ, जहाँ रह रहे वहीं जाओ, भारतीय दूतावास में जाओ, वहाँ कह दो भैया, जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर दो, भैया हम भैया भारत के हैं, यहाँ आए तो वहाँ संविधान लागू हो गया, भैया वहाँ आवेदन कर देंगे तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 8 इसे बताता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 क्या कहता है,
अनुच्छेद 9 क्या कहता है भैया कि किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझे? कुछ समझे आप लोग? कुछ समझे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 तो हमको यह बतला दिया था कि आप मान लो संविधान लागू हो रहा है, आप चले गए थे भैया बाहर घूमने और यहाँ पे संविधान लागू हो गया, तो तुम नागरिकता कैसे पाओगे? तुम्हारा दादी दादा नानी नाना काकी काका कोई भारतीय मूल का हो, अब आप चले जाओ वहां पे इंडियन एम्बेसी में चले जाओ, भारतीय दूतावास में चले जाओ, जहां रह रहे हो भारतीय दूतावास में चले जाओ और वहां पे अप्लाई कर दो, अब भारत के नागरिक निवासी बन जाएंगे। अब आर्टिकल 9 कहता है किसी भारतीय द्वारा किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पे हमारे भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। क्यों रद्द हो जाएगी? क्योंकि हमारे भारत में एकल प्रावधान है, एकल नागरिकता है, हम लोग सिंगल सिटीजन वाले आदमी है, जहाँ भैया एक ही तुम्हारा नागरिकता रहेगा, तुम भारत में रहो चाहे जहाँ जाओ। अगर तुम किसी देश के भारत का निवासी हो, अगर किसी देश का तुम नागरिकता ले तुमको भैया निकाल देते हैं, भैया तुम जाओ, हम तुम्हारी नागरिकता रद्द कर देते हैं, तुम दूसरे देश में जाओ। कौन कहता भैया? आर्टिकल 9 कहता है तुम किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेते हो तो हम भारत वाले तुमको निकाल देंगे। आर्टिकल 9 यही हमको बताता है। ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10 हमसे यह कहता है भैया कि अगर संसद द्वारा जो नियम बना है, जो पॉलिटी बुक बनी है, जो नियम कानून का उल्लंघन तुम करते हो, नियम कानून का उल्लंघन करते हो, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलता है, तुम क्या कर दोगे? तुमको नागरिकता से वंचित कर दिया, तुमको भारत से लात मार के निकाल दिया जाएगा अगर तुम भारत से गद्दारी करते हो। क्या कहता है? अनुच्छेद 10 यही हमसे बताता है कि यह शब्द बताता है संसद द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा, मतलब संसद द्वारा निर्मित कोई भी कानून अगर तुम उसका उल्लंघन करते हो तो किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर तुम संसद द्वारा किसी कानून जो बना है अगर उससे तुम लोग छेड़खानी करते हो, देशद्रोह का मुकदमा तुम्हारे पर चलता है, तुमको भारत से लात मार के निकाल दे। कौन निकाले? सरकार निकाल देगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 कहती है। और अनुच्छेद 9 कहती है किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही रद्द कर दी जाएगी। अगर तुम आर्टिकल 9 यही कहता है कि भैया तुम दूसरे देश की नागरिकता लोगे, हम भारत से तुमको निकाल देंगे। आर्टिकल 9 कहता है। ठीक है। आर्टिकल 9 यही कहता है। अब चलेंगे, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1965। हम लोग आ गए भैया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1965, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट 1955 हम लोग आ गए हैं। यहाँ क्या लिखा है भैया? नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नागरिकता की नीलामी कैसे, समाप्ति कैसे होगी। क्या क्या दोनों तरफ लिखा हुआ है। 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1975 में क्या क्या भैया? एक तरफ लिखा है नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, एक तरफ लिखा है नागरिकता समाप्त कैसे होगी। चलिए हम बता दें, पहले क्या बताते हैं? पहले नागरिकता समाप्त कैसे होगी। अगर तुम त्याग देते हो भैया कि हम तुम्हारे भारत में नहीं रहेंगे, हम दूसरे देश में जाएंगे, तुमको निकाल दिया जाएगा, एक तो तुम्हारा नागरिकता ऐसे समाप्त होगी। और दूसरा पर्यवसना क्या कहते हैं? पर्यवासन, ये क्या कहता है? वंचित किया जाए, मतलब तुम किसी काम को उल्लंघन कर दोगे, तुमको वंचित कर दिया जाए। ये परवासना है भैया, यही है कि तुम किसी गलत काम कर दोगे, तुम्हें वंचित कर निकाल दिया जाएगा। ये दो तरफ से हमारा त्याग होता है, एक त्याग दोगे, एक ही मतलब वंचित कर दिया जाएगा, दो तरफ से हमारे होते हैं। क्या होता है भैया? हाँ, यहाँ तो क्लियर हो गई। आपको पता है पर्यवासना और त्याग। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नागरिकता प्राप्त कैसे होगी। एक तो जन्म से होगी, बाय बर्थ होगी, एक ही पंजीकरण से होता है। क्या होगा? पंजीकरण से। एक होता है पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन एक्शन। ठीक है। बाकी बाय रजिस्ट्रेशन से होता है, एक पंजीकरण से होता है, एक जन्म से होता है, बाय बर्थ से होता है। अब एक वंश होता है, मतलब वंश मतलब होता है जैसे हमारे खानदानी दादा नानी नाना काकी काका वो वाले होते हैं वंश वाले। एक होता है देशीकरण से। देशीकरण मतलब समझते हैं किसी राज्य क्षेत्र में अर्पण कर द्वारा, जैसे किसी राज्य क्षेत्र को हमारी भारत सरकार ने हड़प ली, जैसे पाकिस्तान का कोई इस्लामाबाद हम लोग क्या कर लिए? अपने भारत में मिला लिए, तो भैया वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। एक कहता है। हम दो बताए आपको, भारत संशोधन अधिनियम, भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या बताता है? दो बताता है, एक नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, एक ही नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। हमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बताता है एक नागरिकता प्राप्त कैसे होगी, एक नागरिकता छीनेंगे कैसे। छीनने के बताया त्याग दोगे या फिर वंचित कर दिए जाओगे। पर्यवासन
पर्यावासन करेंगे फिर वंचित कर दिए जाएंगे। ठीक है भैया, दो हो जाते हैं त्याग और पर्यावासन। ठीक है, अब नागरिकता प्राप्त कैसे होगी? जन्म से, बाय बर्थडे से। अब क्या कहता है? पंजीकरण से, पंजीकरण से, पंजीकरण से, पंजीकरण से भैया, बाई रजिस्ट्रेशन से, वंशक्रम से, मतलब बाई जो होता है वंशक्रम मतलब होता है कि तुम्हारे खानदानी यहाँ पे है। ठीक है भैया, देशीकरण से, बाई देशीकरण से। देशीकरण क्या बताया आपको? देशीकरण क्या बताया? देशीकरण मतलब कि जैसे कोई दूसरे देश का हम लोग राज्य ले ले, राज्य हमारे क्षेत्र में आ जाए तो उसे हम लोग उसे कहते हैं कि देशीकरण से। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र में अर्पित द्वारा आ जाएगा। ठीक है भैया, किसी राज्य क्षेत्र में अर्पित द्वारा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं, इसको आप लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। जन्म से मतलब जन्म से, यहाँ पे क्या जन्म से कैसे मिलेगी आपको बताया ना? कितने हैं, कितने हैं देखिए यहाँ पे, देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 प्रकार से नागरिकता मिलती है, 4 प्रकार से नागरिकता मिलता है। पहले देखते हैं जन्म से, देख लेते हैं जन्म से, देते हैं जन्म से। जन्म से यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के भारत में हुआ है, तब आप जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। जब 26 जनवरी 1950 से आपका जन्म भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये आपको पता है, बतला चुके हैं, वही जो आर्टिकल 5 कहता है। जब आपके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, आपको आर्टिकल 5 पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाद इसमें क्या है? अपवाद इसमें क्या है? अपवाद इसमें यही है, विदेशी अम्बेडकर उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। अब कहेंगे गुरुजी कैसे? जैसे मान लीजिए आर्टिकल 5 यही कहता है नाम को कि भैया अगर तुम संविधान लागू होने समय भारत में हो तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तुम्हारा जन्म हो, तुम्हारे मम्मी पापा जन्म हो, या फिर अब तुम 5 साल भारत में रह रहे हो, तुम्हारा नागरिकता मिल जाएगी। मगर ये क्या कहता है इसमें? अपवाद क्या है? अपवाद यही है, सब विदेशी अम्बेडकर उसके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। मतलब विदेशी अम्बेडकर मतलब जैसे हमारा संविधान लागू हो रहा है, हमारा संविधान लागू हो रहा है और कोई भैया किसी विदेश का आदमी आके यहीं पे रह रहा है, तो यहीं पे रह रहा है, कमा खा रहा है, तो उसका क्या होता है? बच्चे हो जाते हैं, तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि वो तो खुद स्वयं ही भारत का नागरिक नहीं है, तो उसको कैसे उसके बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी? यही बताता है, अपवाद यही है कि भैया विदेशी अम्बेडकर उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, या शत्रु के अधीन किसी क्षेत्र में जन्मे भारत के नागरिक होगा। और कब शत्रु के अधीन किसी क्षेत्र में जन्मा हो तो भारत का नागरिक कब? जब तक उसको अपने देश में, मतलब नहीं समझे आप लोग, कुछ मिस्टेक बता देते हैं, कुछ मिस्टेक है। शत्रु के अधीन जैसे किसी शत्रु के अधीन हमारा राज्य है, हम लोग उसे क्या कर लिए कि उस राज्य में कोई पैदा हुआ है तो हमारे वो बच्चे जब पैदा होंगे उनको क्या बोलकर नागरिकता नहीं मिलेगी। अब नागरिकता कब मिलेगी? जब क्षेत्र के अधीन कोई बच्चा पैदा हुआ है, और क्षेत्र के मतलब दुश्मनों के अधीन, हमारे शत्रु के अधीन कोई बच्चा पैदा हुआ है, जब उसको नागरिक कब मानेंगे? जब भाई उसको हम लोग हथिया लिए हों, अपने कब्जे में कर लिए हों उस राज्य को, तब उसको क्या करेंगे? अपने अधीन कर लिए होंगे, तब उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। कहा यही कह रहा है, शत्रु के अधीन किसी क्षेत्र में जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा, बट कब? जब हम उसको अपने देश में मिला लिए हों, जब उसको हम अपने देश में मिला लिए हैं। ठीक है भैया, अब वंशक्रम से आ जाते हैं। वंशक्रम से कहते हैं भैया, अपवाद क्या है भैया? आपका मूल भारतीय माता पिता। वंशक्रम यही कहता है भैया कि जब वंशक्रम से कैसे मिलती है नागरिकता? वंशक्रम से यही से मिलती है कि आपके माता पिता, आपके दादी दादा, आपके पूर्वज भारत के हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये आपको वंशक्रम हो गया, जन्म हो गया, वंशक्रम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या? अब इसमें अपवाद, इसमें भी अपवाद देखेंगे। पहले 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में बाहर किसी देश में जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत के होगा और वह अपने बच्चों को 1 वर्ष के भीतर जाकर वहाँ अम्बेडकर में पंजीकरण करवा दे। वहीं वो क्या कहते हैं उसको मतलब जाके वहाँ पंजीकरण करवा दे, आवेदन करवा दे। ठीक है, तो वो मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, हम बताते यहाँ देखिए, ये बता क्या रहा है? अपवाद क्या है? इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद क्या है कि वंशक्रम में अपवाद क्या है? अगर आपका मूल भारत की माता पिता मूल भारत के हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, यही है। तो इसमें अपवाद क्या है? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर किसी देश में जन्म के समय भारत के माता पिता में से कोई एक भारत का हो और अपने बच्चे को 1 वर्ष के लिए जाके एक वर्ष के भीतर जाके पंजीकरण करवा दे तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भैया जैसे कह रहे हैं, जैसे कि भारत का संविधान लागू हो रहा है, अब आप भारत के बाहर हैं, मगर आपके माता पिता भारत के हैं और आपको बच्चे वहां पे हो गए, तो आप क्या करेंगे? जाकर वहीं पे भारतीय दूतावास में जाके पंजीकरण करवा दे 1 वर्ष के भीतर, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
आप तो भारत के नागरिक हैं। अब वो बाहर कमाने गए हैं दूसरे देश में, यहाँ भारत का जब संविधान लागू हो गया, आपका बच्चा बाहर हो गया, आपका बच्चा बाहर पैदा हुआ है, तो क्या करेंगे आप जाकर भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण करवा देंगे, आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अब बताए पंजीकरण से क्या होता है, पंजीकरण से कैसे मिलेगी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से हमको नागरिकता कैसे मिलेगी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से हमको नागरिकता कैसे मिलेगी। देख लेते हैं। किसी भारतीय का विवाह करना, रजिस्ट्रेशन से भाई कोई हमारी भारत से कोई रूल लेना चाहिए कि भैया कि हमें नागरिकता चाहिए, तो क्या करें, कोई भारतीय से विवाह कर ले, एक हो जाता है। ठीक है। अब भारतीयों के अनुवायक बच्चे, मतलब उसके बच्चे या भारतीय भूत का व्यक्ति, मतलब भारतीय मूल का है, भूत नहीं है, मूल है, भारतीय मूल का व्यक्ति। ठीक है। हम बताते हैं इसके बारे में क्या बताता है कि पंजीकरण से मतलब बाय रजिस्ट्रेशन कैसे आपको भारत नागरिकता मिलेगी। या कोई व्यक्ति जैसे कि आके, जैसे कोई विदेश की लड़की है, जैसे विदेश की लड़की आके वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे क्या कहते हैं उसको, विदेश से कोई है उसको नागरिकता चाहती है, या फिर भारत के बच्चे से किसी शादी कर ले, भारत के बच्चे शादी कर ले, उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है कौन भाई, पंजीकरण से। ठीक है। भारतीय के और उसके बच्चे जो हो जाएंगे तो वो भारतीय का निवासी हो जाएगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय मूल से व्यक्ति की शादी कर ले तो उसको क्या नागरिकता मिल जाती है बाय पंजीकरण से। ठीक है भैया। जैसे कि कैसे करेंगे, पंजीकरण से मिले कैसे, आप क्या बताया, किसी भारत के विवाहित बच्चे, मतलब किसी भारत से विवाह कर ले विदेशी में बैठकर, उसको मिल जाएगा, उसके अनवन बच्चों को मिल जाएगी। अब क्या रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करके भारत के कर दे, 5 से 7 वर्ष लेकर रहना होगा भारत में, आपको क्या कर देगी, रजिस्ट्रेशन भारत में मिल जाएगा, आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब देशीकरण का मतलब आपको समझाए हैं कि देशीकरण का मतलब होता है किसी भारत के, मतलब हम लोग अधीन कर ले किसी राज्य को, कोई राज्य हमारे देश में आ जाए तो उसके अंदर रहने वाले बच्चे भारत के नागरिक माने जाएंगे। कैसे, वो आपको बतलाए थे। ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई हमसे भारत की नागरिकता चाहता हो तो कैसे मिलेगी उसको, जैसे भारत को नागरिकता किसी को चाहती हो तो कैसे मिलेगा, देखेंगे देशीकरण से कैसे मिलेगा। विदेशी नागरिक न्यूनतम 1 वर्ष तक रहना होगा भारत में। अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो कैसे उसे मिलेगी, पहले उसे हम बतला देते हैं कि उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। क्या करिए, विदेशी नागरिक को नागरिकता कैसे मिलेगी, पहले का न्यूनतम 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा, न्यूनतम 1 साल तक भारत में रहना होगा। अगर किसी को हमारे भारत की नागरिकता चाहिए तो क्या करना होगा, पहले देखिएगा, देशीकरण से मिलेगी उसको कैसे, विदेशी नागरिक को न्यूनतम 1 वर्ष तक भारत में रहना होगा। फिर क्या करना, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा, उसके बाद अगर सब अपसेट हो जाता है, तो सारी चीजें उसकी अपसेट हो जाती है, और सारी चीजें उसको अपसेट की जा जाती है, उसके बाद क्या करना, उसे भारत के अपने देश की, मतलब जिस देश में हो रहा था वहां की नागरिकता उसको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। और उसकी आयु क्षमता हो चुकी हो, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उसमें से जो हमारी 22 भाषा है उसमें से कोई भाषा को उसे ज्ञान हो, उसमें इंग्लिश नहीं, आपको पता ही है। ठीक है। और वह किसी ऐसे देश से ना हो जहां की भारतीयों को देशीकरण से नागरिकता न दी जाती हो, मतलब वह ऐसा देश से ना हो कि भैया हम लोगों को जैसे हम लोग उनको दे रहे हैं, जैसे उन लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं, वहां पे ऐसे नागरिकता न दी जा रही हो तो हम लोग उनको नागरिकता नहीं देंगे। क्या कहता है भैया कि वह किसी ऐसे देश से ना हो जहां किसी भारतीय को देशीकरण से नागरिकता न दी जाती हो। ठीक है भैया। और वह भारत के संविधान में प्रतिपूर्णता और अस्थायी निष्कर्ष रखता हो, मतलब वो भारत के वो भारतीय संविधान को प्रतिपूर्ण आस्था व निष्ठा रखता हो, उसको संविधान में भैया भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसको कंडीशन क्या क्या करना, अगर किसी को भारत की नागरिकता चाहिए तो कंडीशन क्या क्या है, पहले वो देशीकरण, मतलब देशीकरण से नागरिकता मिले, कैसे मिलेगी, वो पहले भारत में हमारे 1 साल तक रहे, पहले हमारे भारत में 1 साल रहे, उसके बाद क्या करे, रजिस्ट्रेशन करवाए, अप्लाई जब पास हो जाता है, अगर उसका एक्सेप्ट कर दिया जाता है, वो जिस देश में रह रहा है उसकी नागरिकता छोड़नी होगी, और उसके बाद वो पूर्णतः उसको आयु हो चुका हो, संविधान की 8वीं जो भाषा है, मतलब 8वीं संविधान जो हमारा अनुसूची है उसमें जितने भाषा है 22 भाषा है, उसमें से कोई भाषा उसे ज्ञान हो, और वह किसी देश ऐसे देश से ना रहा हो जहाँ की भैया हम लोगों को जैसे हम लोग उसको दे रहे हैं वैसे वहाँ पे नागरिकता न मिलती हो, और वह भारत की संविधान को प्रतिपूर्ण आस्था हो, निष्ठा रखता हो, तब उसको भारत नागरिकता मिलेगी, अन्यथा उनको भारत नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है।
चलिए, सारी चीज़ें आपको हो गई, सारी चीज़ें हो, एक बार रिवाइज करवा दे, सारी चीज़ें आप लोगों को मजा आ जाए। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें आपको रिवाइज करा दे, मजा आ जाए, आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिएगा, आप देखेंगे, पहले आपको पता है, हम सारी चीज रिवाइज करा दे रहे हैं। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से 8 कहता है नागरिकता देने से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 5 से 8, 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 9 से 11 नागरिकता के संबंध में संसद के अधिकार। अनुच्छेद 9 से 11 नागरिकता के संबंध में देने संसद का अधिकार है। ठीक है भैया। और अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता, ये को बताए थे, ये सब चीजें बताए थे। इसमें 3 कंडीशन थी, तुम्हारा जन्म हुआ हो, तुम्हारा जन्म हुआ हो भारत में, या आपके माता पिता का जन्म किसी का भारत में हुआ हो, या न्यूनतम 5 वर्ष तक तुम भारत में निवास कर रहे हो, तुम भारत की नागरिकता तुमको मिल जाएगी। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 का कहता है कि भैया भारत में पाकिस्तान से ये अनुच्छेद 6 है, पाकिस्तान से भारत आने वाली नागरिकता कैसे दी जाएगी? अनुच्छेद 6 कहता है भैया क्या कर रजिस्ट्रेशन करवा ले, जाके पंजीकरण करवा ले, न्यूनतम 6 माह तो भारत में रहे। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान गए और फिर वापस आए तो उनको नागरिकता कैसे दे जाएगी? कहता है अनुच्छेद 7 कहता है। आपको सारी चीजें रिवाइज करवा दिए। अब अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है संविधान में लागू होने के समय वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, मगर वो संविधान लागू होने के समय वो भैया वो जो संविधान हमारा जो आर्टिकल 8 कहता है संविधान के लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत सरकार से बाहर निवास कर रहा हो मगर वो भारतीय मूल का हो, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? आर्टिकल 8 बताता है। ठीक है भैया। आर्टिकल 9 कहता है किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः खत्म कर दी जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता स्वतः वंचित कर दिया जाएगा। आर्टिकल अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 कहता है नागरिकता कैसे मिलेगी, नागरिकता जाएगी कैसे, आपको सारी चीज दिखला दिए थे हम। अब क्या भैया जन्म से कैसे मिलेगी? जन्म से कैसे मिलेगी आपको सारी चीज बतलाए कि जब आपके माता पिता में से कोई एक भारत का जन्म नागरिक हो और भैया वो अपवाद उसमें क्या है, विदेशी अम्बेसडर उनके बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। शत्रु के अधीन किसी क्षेत्र में पैदा हुए होंगे तो तुम्हें कब माना जाएगा? जब नागरिक कब माना जाएगा? जब तुम भैया वो राज्य हम लोग हथियार लिए हो। ये सब सारी चीजें आपको बतलाए, सारी चीजें आपको हम बतला के गए अभी तक सारी चीजें। आपका जन्म देखिए, आपका जन्म 26 जनवरी 1950 है। उसके बाद भारत के बाहर किसी देश में जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय और अपने बच्चे को 1 वर्ष भीतर करवा दे। हमें इसके बारे में क्या बतलाए भैया? जन्म से कैसे मिलेगा कि जैसे भैया कि तुम्हारे माता पिता भारत के हैं और तुम्हारा जन्म दूसरे देश में हो गया, घूमने गए दूसरे देश में हो गया तो क्या करें? जाके रजिस्ट्रेशन करवा ले, नागरिक मान लिए जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीज आपको बतला दिए थे हम, हर एक चीज आपको बतला दिए थे। और पंजीकरण से कैसे मिलेगा? किसी भारतीय का विवाहित कर लिए भैया पंजीकरण से मिल जाएगा। किसी भारतीय मूल का है, अगर किसी दूसरे देश की लड़की शादी कर ली तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। कौन बताता है? पंजीकरण से, पाए बताया जैसे। अब आपको बताया भैया कि देशीकरण से अगर कोई हमारे भारत की नागरिकता चाहता है तो क्या करे? वो पहले एक वर्ष तक भारत में रहे, पहले 1 वर्ष भारत में रहे। अगर और फिर क्या कर रजिस्ट्रेशन करवाए, जाके क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर अपसेट हो जाता है तो अपने देश की नागरिकता वो छोड़ दे और उसकी आयु तो पूर्ति हो चुकी हो, वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा हो उसमें से कोई एक भाषा को उसे ज्ञान हो, और ठीक है वह किसी ऐसे देश से ना हो जहाँ हमें वहाँ पे जैसे हम लोग नागरिकता देते हैं ऐसे वो लोग नागरिकता न देते हो। ऐसे देश हो जैसे हम लोग देशीकरण से नागरिकता दे रहे हैं वैसे वो भी नागरिकता देते रहे, और हमारे भारतीय संविधान के प्रति पूर्ण आस्था हो, निष्ठा रखता हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। आपको क्लास कैसी लगी? आपकी नागरिकता अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई। उम्मीद है सारी चीजें आपको पसंद आए हो, अच्छी तरीके से बेहतरीन लेवल में आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी है। ठीक है, हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे इसके आगे वाले। ठीक है, आज हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब चलेंगे हमें विदा करिए, तब तक के नमस्कार।